क्वेश्चंस करें अब थोड़े से। क्वेश्चंस कर लेते थोड़े। क्वेश्चन नंबर 1, when the distance between two charged particles is half, the force between them becomes। तो फोर्स और डिस्टेंस में क्या रिलेशन था? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, जैसे नो। तो अगर हम क्या कर रहे हैं, बताओ, ये तो F1 R1 है, F2 क्या हो जाएगा? देखो जरा, R1 की जगह क्या लिखना है हमने, क्या करना है, हाफ, मतलब R2 की जगह क्या लिखना है, R1/2। बोलो हाँ या ना। अरे जितना डिस्टेंस पहले था उसका क्या कर दिया, हाफ कर दिया। तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, 4/R1 स्क्वायर। तो देखिए पहले क्या था, 1/R1 स्क्वायर, अभी क्या हो गया, 4/R1 स्क्वायर। कितना गुना बढ़ गया, 4 गुना। बड़ी द आंसर। समझ में आया? फिर भी अगर किसी को ऐसे समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर सकते थे, कैसे, दूसरा तरीका, मेथड 2। आपको पता है फोर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ R1 स्क्वायर, ऐसे कर लूँ, F1/F2 = व्हाट, R2/R1 का होल स्क्वायर। आपको क्या जानना है, F2 जानना है, ठीक है। F1 चलो जितना भी है, F2 आपको जानना है। बताइए R2 कितना हो रहा है, R1/2, हाफ हो रहा है ना, जैसे नो। यहाँ पे आप इसको क्या कर दो, कैंसिल कर दो। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/4। आपको चाहिए F2 को एक साइड ले लो, देखो, F1/F2 = 1/4। F2 को उधर लेके चले जाओ, F2 = व्हाट, 4F1। आंसर वही है। तो अगर आप डायरेक्टली आप कंफर्टेबल हो तो डायरेक्टली करो, नहीं तो आप इस तरीके से जाना चाहते हो तो इस तरीके से, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे आप जा सकते। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। बोलो। अभी यहाँ पे पिछले वाले में चार्ज के मैग्नीट्यूड पे फोकस नहीं कराया, इस बार उसको भी इंक्लूड कर लिया, इस बार उसको भी इंक्लूड कर लिया। बताओ, ऐसे देखो ना, हमें पता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, बोलो, Q1/Q2/R²। जैसे नो, आप डायरेक्टली सोचा करो ना, डायरेक्टली सोचो, ठीक है। बताओ चार्ज को क्या कर रहे हैं ये, डबल कर रहे हैं, तो बेसिकली 2Q1 और 2Q2। डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं ये, हाफ कर रहे हैं, तो R/2 का होल स्क्वायर, यही है ना सिनारियो। चार्ज को डबल किया और डिस्टेंस को हाफ किया। अब देखो जरा, जो जो नंबर्स है ना उनको साइड में रख लो, 2 2, मतलब 2 × 2 कितना आ गया है, 4। ये 1/2 एकदम नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा, 4। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, मल्टीप्लाइड बाई वॉट, Q1/Q2/R²। बताइए कितने टाइम बढ़ गया ये, 16 टाइम बढ़ गया ये। बोलो हाँ या ना, 16 टाइम बढ़ गया। बड़े द आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप इसे इजीली टैकल कर सकते, कूलम्स लॉ से। एनी कंफ्यूजन? जो जो कहा है उसने वैसा मैं करते जा रहा हूँ, बाकी कुछ सोच ही नहीं रहा हूँ। अच्छा, परमिटिविटी बढ़ाने से फोर्स बढ़ेगा घटेगा, मीडियम की परमिटिविटी बढ़ाने से फोर्स बढ़ेगा घटेगा, कम होगा, बिकॉज फोर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट, परमिटिविटी। बोलो हाँ या ना, है ना, वो भी दिमाग में रखना। हालांकि अभी हम, चलो इसका आंसर बताओ।
फॉर्मूले, एक ही तो फॉर्मूला पढ़ाया अभी, कुछ पढ़ाया है नहीं ज़्यादा, सॉल्व करो ना, वैल्यूज रखो, सही करवाओगे। फॉर्मूला लिखो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। एक ही तो फॉर्मूला लिखवाया अभी। सिमिलर, सिमिलर का मतलब क्या होता है? Q1 एंड Q2 बोथ आर सेम, ठीक है, तो जब भी ऐसा हो तो आप ऐसे मान लिया करो, ठीक है, Q1 इक्वल टू Q2, दोनों को Q मान लो। ओके, व्हाट इज फोर्स? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? कि Q1 Q2, बट उसकी जगह क्या लिख सकते हो आप? क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कोई समस्या किसी को? Q1 Q2 की जगह मैंने क्यू स्क्वायर कर दिया। अब क्या बोला है? इक्वल चार्जेस रिपेल इच अदर विद द फोर्स ऑफ 1.6। 1.6 के की वैल्यू याद है क्या? के की वैल्यू कितना? 9 इंटू 10 के पावर 9, 9 इंटू 10 के पावर 9 क्यू स्क्वायर। इसकी वैल्यू तो निकालनी है हमने, इसको तो वैसे ही रहने दो। डिवाइड बाई व्हाट? आर स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर हियर? 3 मीटर। आर की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर कर दो। क्या आप यहाँ से क्यू स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे क्या? हाँ है ना, सॉल्व करो, बताओ जल्दी। बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू स्क्वायर? क्यू स्क्वायर एक साइड रखा, बाकी उधर ले जाओ, ये तो कट जाएगा ना, ये 9 9, तो कितना आ जाएगा? 1.6 डिवाइड बाई 10 के पावर 9, ऊपर लेके चले जाते हैं, 10 के पावर -9, आया ना, 10 के पावर 9 यहाँ ले गया, नीचे ये 10 के पावर 9 यहाँ पे ले आता, 10 के पावर 9 ऊपर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? -9, 10 के पावर -9। अब क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? √1.6 इंटू 10 के पावर -9, ठीक है। अब ध्यान समझो, यहाँ पे आप ये कर सकते हो, अब देखो 1.6 है, 1.6 किसी के स्क्वायर नहीं होता है, या तो फिर ऐसे करूँ मैं, इसको क्या कर लूँ? 0.16, बट अभी एक 10 यहाँ से आया होगा, इसको एक 10 गायब कर दो, तो 10 के पावर -8। 1.6 था ना, तो मैंने क्या किया, एक 10 इधर कर दिया, मतलब 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई किया, 10 से डिवाइड किया तो 0.16, मल्टीप्लाई किया तो एक 10 और घट जाएगा, कितना आ गया ये? 0.4 इंटू 10 के पावर 4। बोलो हाँ या ना? क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4 इंटू 10 के पावर 4। बट मुझे आंसर चाहिए माइक्रो में, माइक्रो में, सॉरी -4, माइक्रो में तब आएगा जब यहाँ पे ऐसे करूँ, 10 के पावर -2 डिवाइड बाई 10 के पावर -2। अब ये 4 और 2 क्या हो जाएंगे? माइक्रो, और ये -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई जाएगा, कितना हो जाएगा? 40, 40 गुणे 10 के पावर -6। व्हाट इज द आंसर? आंसर इज ई। हाँ, क्योंकि अगर सोचो ना, तुम्हें फॉर्मूले याद है, सब कुछ याद है, तुम इसे सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, डबल नुकसान होगा। डबल क्या? एक तो आपको फॉर्मूला आता था, आपने स्टार्ट कर लिया, टाइम उसमें गया, और लास्ट में आप सॉल्व नहीं कर पाए, आपका टाइम भी गया, मार्क्स भी नहीं आए। इसलिए अगर आप चाहते हो कि ये जो चीज़ें आपको याद हैं इसको अच्छे से फ़ायदा उठा सको, तो आपको कैलकुलेशन आपकी अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, ठीक है? उसका एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। मैं तो बोलता हूँ जो मैथ की क्लासेज में कॉन्सेप्ट छोड़ो, वर्क एंड टाइम, डिस्टेंस, सब कॉन्सेप्ट छोड़ो, आप बस बैठे रहो, जब आपको दिया जाए कि हाँ इसको सॉल्व करो, फिर सिर्फ वही करो। मैं बोल रहा हूँ मत नहीं करना आरआरबी, कोई बात नहीं, रहने दो। कॉन्सेप्ट भी नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। जब न्यूमेरिकल आ जा रहा है ना कि हाँ इसको सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, तब तो करो ना, उतने से ही तुम्हारी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी। समझ में आ रहा है कुछ क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? क्योंकि प्रैक्टिस के लिए नंबर चाहिए ना। अब 2-3 क्लास की किताब लेके थोड़ी बैठोगे आप, तो जो सामने आएगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तभी तो चीज़ें बढ़ेंगी, अच्छी होंगी ना।
खैर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, इसको समझो जरा ध्यान से, इसको समझो क्या पूछा गया है। क्या पूछा गया है? 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट अ इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3 चार्ज हैं जो कि कहाँ प्लेस किए गए हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। इक्विलेटरल समझते हो ना, सारे साइड्स क्या होंगे? सेम, मतलब सारा डिस्टेंस दोनों के, तीनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? चलो ऐसे रखता हूँ ना, ये है 3, ठीक है। तो 3 इक्वल चार्जेस मतलब Q यहाँ भी, Q यहाँ भी, Q यहाँ भी। 3 charges are kept. The force on a 4 charge Q kept at the centroid of the triangle. ये रहा सेंट्रॉइड और एक चार्ज Q यहाँ पे रखा गया। तो बोला गया है कि इस पे कितना फोर्स लगेगा ये बताओ। अभी हमने सिर्फ 2 चार्ज के बीच में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है वो निकाला है। तो क्या आप मुझे बता सकते हो इस चार्ज पे कितने फोर्स लगेंगे? एनीवन? इस चार्ज पे, ये जो चार्ज आपने यहाँ पे रखा है, इस पे कितने फोर्स लगेंगे? एनीवन? टोटल 3 फोर्स लगेंगे। कैसे? इन दोनों के बीच में फोर्स काम करेगा। चलो यहाँ पे एक चार्ज रखता हूँ ना पहले मैं, देखो समझो इसे बस ना, ठीक है, समझ में आ जाए तो लिखना, नहीं तो रहने देना। तीन चार्ज थे, ये चौथा चार्ज था। बोला जा रहा है इन तीनों चार्ज की वजह से इस पे बताओ कितना फोर्स लगेगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा, ए चार्ज ए है, एक चार्ज ए है, इसका चार्ज है Q1, इसका चार्ज है Q2, इनके बीच का डिस्टेंस है R। बताइए इस पे फोर्स कितना लगेगा जल्दी? ए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। समझ में आया? अब इसी तरीके से यहाँ पे देखो, एक बात बता दो, पहले तो आप यही समझ जाओ कि सबका डिस्टेंस सेम होएगा नहीं होएगा? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ, क्योंकि ये सेंट्रॉइड है, सबका डिस्टेंस सेम होएगा। इसका भी चार्ज Q है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा। इस पे फोर्स कितना लगेगा? इस पे, इसकी फोर्स की डायरेक्शन इधर आएगी नहीं आएगी बोलो? क्योंकि दोनों क्या हैं? पॉजिटिव चार्ज। मतलब ए इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा और ए इसके ऊपर इधर फोर्स लगाएगा, बट मेरा ऑब्जर्वेशन इस पे है ना कि इस पे, क्योंकि पूछा है कि सेंट्रॉइड पे जो चार्ज है बताओ उस पे कितना फोर्स लगेगा, यस या नो? तो इसकी वजह से इधर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि क्या है, ए भी पॉजिटिव ए भी पॉजिटिव। बताओ इसकी वजह से किधर डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। बोलो हाँ या ना, समझ में आया? इसकी वजह से किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में। इतनी बात सबको समझ में आई? क्लियर हुआ? ओके। अब मैंने मान लिया इस फोर्स को नाम देता हूं, मतलब A1 A2 A3 और A4, इसका नाम बताओ। F4 3, बोलो हाँ या ना? फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3, इसका नाम बताओ, बोलो बोलो। F4 2, इसका नीचे वाले का नाम बताओ। F4 1, बोलो हाँ या ना? बाकियों पे भी लग रहा है, इधर भी लग रहा था, बट मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि उस पर पूछा नहीं है, इसलिए मैं उसको अभी बना के चीजों को खराब नहीं करना चाह रहा। डन? इस पे पूछा था तो ये एक फोर्स, अच्छा
अगर मान लो ये डिस्टेंस है, मान लो ये डिस्टेंस है ए, मान लो कुछ भी आएगा कैलकुलेट करके तो आ ही जाएगा ना। बताओ इस पे फोर्स कितना, व्हाट इज F43, जल्दी बोलो। ए क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा। मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। इसका भी कितना, ए क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसका भी कितना, ए क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। पूरा फोकस समझने पे, ठीक है ना। अब इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, अब इस पे कितने फोर्स लग रहे हैं जिस पे पूछा गया है, 3 F टोटल, इसको बोलते हैं सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स। इंडिविजुअल को ऐड कर सकते हो आप, तो बेसिकली पता है क्या हो जाएगा, F टोटल इज इक्वल टू व्हाट, F43 का वेक्टर प्लस F42 का वेक्टर प्लस F41 का वेक्टर, समझ में आया? तीनों का। अब जो आपने लिखा है ये मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन है, दिस इज ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो है ही नहीं। यस नो। एक बात बताओ, तीन ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो और इनके बीच का एंगल 120 हो, उनका रिजल्टेंट क्या होता है, तो बताया अभी। बैलेंस कंडीशन याद है, उसका रिजल्टेंट क्या हुआ था, जीरो आया था यार। वी आर प्लस वी वाई प्लस वी बी वेक्टर क्या आया था, जीरो आया था, याद आया कि नहीं। तो जब हम इस वेक्टर को साथ लेके चलेंगे ना, तो बेसिकली डायरेक्शन क्या आएगी, मतलब रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। तो बेसिकली जब एफ टोटल पता है क्या आ जाएगा, जीरो। तो समझ में आया, क्योंकि देखो ना इनके बीच का एंगल कितना होएगा, 120, इसके बीच का एंगल 120, इसके बीच का एंगल 120। जब दो एंगल, दो वेक्टर के बीच में एंगल 120 हो, मैग्नीट्यूड सेम हो, तो इन दोनों का रिजल्टेंट सेम आता है। मतलब इनका और इसका जो रिजल्टेंट आता कहाँ आता, यहाँ पे आता कि नहीं आता, इस साइड। इसका और इसका रिजल्टेंट यहाँ पे आता, और इसका मैग्नीट्यूड इन्हीं के बराबर होता। ये केस लिखवाया स्पेशल वेक्टर वाली क्लास में। तो बताइए जब इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, जीरो। आंसर इज व्हाट, जीरो। तो याद रखना, जब भी एक कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल हो और उसके तीनों पॉइंट पे, तीनों वर्टाइसेस पे क्या रखे गए हों, चार्ज, और सेंटर पे पूछा हो, तो बिना मतलब आप तुरंत की तुरंत आंसर क्या बोल देना, जीरो। सिर्फ इसके लिए नहीं, कोई भी रेगुलर, जैसे फॉर एग्जांपल लिखोगे, लिख लो इसको, इसको वेक्टर के फॉर्मेट में सॉल्व भी किया जा सकता था। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन और देखो क्या है, 6 charges Q each are placed at the corner of a regular hexagon, हेक्सागन, इस पे कोई चार्ज है। अब देखो जरा, इसकी वजह से फोर्स इधर जाएगा, ध्यान से देखते चलो, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, बोलो हाँ या ना। इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, और फिर इसकी वजह से इधर लगेगा, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा और इसकी वजह से फोर्स इधर लगेगा, तो व्हाट इज द रिजल्टेंट, जीरो। समझ में आया, व्हाट इज द रिजल्टेंट, जीरो। ठीक है, तो रेगुलर, ठीक है, या फिर कई बार ऐसे भी पूछ लेंगे, रेगुलर एक एक फोर्थ स्क्वायर है, उसके चारों पे चार्ज रखा गया, सब पे चार्ज रखा गया, पे चार्ज, तो जो भी इस तरीके से होंगे ना, अब देखो यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया, यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया, आप सोच के देखो,
सोच के देखो, इसकी वजह से फोर्स इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, बताओ रिजल्टेंट कितना आएगा? जीरो आ जाएगा। क्यों जीरो आ रहा है? क्योंकि हमें वेक्टर डायरेक्शन भी तो मैटर कर रहेगा ना। अगर हमारे लिए, अगर ये स्केलर क्वांटिटी होती तो सबको हम क्या करते, जोड़ देते, फिर हमारे लिए डायरेक्शन मैटर नहीं करता। क्योंकि इन दोनों, जैसे इसका F12 आया, इसका -F12 आएगा, ये दोनों क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और मैग्नीट्यूड सबका क्या है, सेम है। अगर डायरेक्शन अपोजिट आया तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इन दोनों ही केसेस का रिजल्टेंट क्या होएगा, जीरो। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसा कुछ हमें बहुत लिखना नहीं है, बस ये याद रखो, ये डायग्राम बना करके आप सेंटर पे, सेंटर पोजीशन पे जो चार्ज है उस पे रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, जीरो। समझ में आया? एक लास्ट, अब देखो फिर से क्या बोला गया है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये ध्यान से सुनना जरा ना, अभी वो वाला केस नहीं है, कैसे नहीं है वो समझो। एक ए है, एक ए है, और एक ए है। यहाँ पे पता है किस पे पूछ रहे हैं, बोला किसी पे बता दो, सेंटर पे नहीं। सेंटर पे तो कितना आएगा, जीरो। सेंटर पे नहीं, बोल रहे हैं किसी पे बता दो, चाहे इस पे बता दो, चाहे इस पे बता दो, चाहे इस पे बता दो, आएगा तीनों पे सेम। समझ में आया? ओके, मान लीजिए डिस्टेंस है ए, ए है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पहले अभी सिर्फ सुनो। एक बात बताओ, चार्ज आइडेंटिकल है, क्यू क्यू क्यू। पहली बात तो अभी जीरो नहीं होगा, क्योंकि चौथे पे नहीं पूछा है, इसी पे पूछा है। तो इस पे कितने फोर्स काम करेंगे बताओगे? दो ही करेंगे ना। अब आप खड़े हो, आप एक इधर से धक्का मार रहा है, एक उधर से धक्का मार रहा है, कितने फोर्स काम कर रहे हैं? दो ही कर रहे हैं। ठीक है, इस पे भी कितने करेंगे, दो। इस पे भी कितने करेंगे, दो। समझ में आया? चलिए, अब बताएंगे जरा इस पे कितना काम कर रहा है, ये फोर्स कितना है। देखो ए क्या है, मान लो ए 1 है, ए 2 है, ए 3 है, इसका नाम बताओ, F13। बोलो हाँ है ना, मेरा एनालिसिस इस पे चल रहा है, इस पे भी चल सकता था, इस पे भी चल सकता था। बताओ इसका इसका फोर्स बताओ क्या होगा, F12। F13 की वैल्यू बताओ जरा, F13 की वैल्यू ए क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सबको समझ में आ रहा है क्या? ए क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए भी कितना, ए क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बट दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली, दिस इज मैग्नीट्यूड ओनली, डायरेक्शन नहीं पता हमें। अब एक बात बताओ, दो वेक्टर हैं और मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। बोलो हाँ या ना, आएगा नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, रिजल्टेंट इन दोनों के बीच में आएगा। तो कैसे निकालें फिर, रिजल्टेंट निकालना है, एफ टोटल, एफ टोटल क्या होएगा, F13 का वेक्टर प्लस F12 का वेक्टर। ठीक है, या तो आप ऐसे करो, जैसे ये कितना एंगल बनता है, 60 डिग्री, इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री, ए कितना बना होगा 60, ए भी कितना बना होगा 60, ए कितना बना होगा 30, ए कितना बना होगा 30, क्योंकि टोटल कितना है 60, इक्विलेटरल ट्राइंगल है 60 60 60, ए भी कितना 60, ए 30, ए 30। तो यार फिर तो ऐसे कर सकता हूँ ना मैं, F13 का कॉस वाला कंपोनेंट इस पे आएगा। बोलो हाँ या ना, ये देखो ना, मुझे यहाँ पे पता है यहाँ रिजल्टेंट आएगा ना, तो इसका कंपोनेंट इसके अलॉन्ग देख लो कितना आएगा, F13 cos 30, F13 cos 30 डिग्री। इसका भी देखो, F12 cos 30 डिग्री, F12 cos 30 डिग्री। तो F13 और F12 की मैग्नीट्यूड तो पता ही है आपको, दोनों सेम ही है।
तो cos 30 डिग्री कॉमन ले लिया, F13 प्लस F12 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर, यस नो। एंड व्हाट इज वैल्यू cos 30, √3/2। तो यहाँ पे √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज द फाइनल आंसर, √3 k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, दैट इज द फाइनल आंसर। वेक्टर है ये, वेक्टर। रिजल्टेंट निकालना था ना, रिजल्टेंट निकालने का दो तरीका, या तो फिर ऐसे होता कि मैं इसका नॉर्मल वेक्टर निकालता, बट उससे आसान तरीका है कि मैं इसका, मुझे पता है कि दोनों यही इसी के लॉन्ग आने हैं, ठीक है ना, इसका इसके लॉन्ग, इसका इसके लॉन्ग, इसके लॉन्ग कितना होगा F13 cos 30, इसका भी F12 cos 30, फिर √3 k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, इसको आप लिख लो। ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ के बारे में हमने काफ़ी बातें कर ली। अब जो हमारा अगला सेशन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे होगा।